सो हाय एवरीवन। सो ये 10th एआई का पार्ट बी मैंने स्टार्ट कर दिया है सिलेबस के अकॉर्डिंगली, जो मैंने आपको लास्ट टाइम सिलेबस दिखाया था, ये वाला सिलेबस। और इस सिलेबस के पार्ट बी में से हम पहला यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल एंड एथिकल फ्रेमवर्क फॉर एआई। ठीक है, ये फर्स्ट यूनिट आज हमारा स्टार्ट हो रहा है। इस यूनिट में हम एआई प्रोजेक्ट साइकिल जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। एआई प्रोजेक्ट साइकिल बेसिकली होता क्या है? जब भी आपको कोई एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है और वो प्रोजेक्ट रिलेटेड टू एआई है, तो उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको कौन कौन से फेसेस से गुजरना पड़ता है, तो उस सारे फेसेस को या फिर स्टेजेस को हम डिस्कस करते हैं। वो हम 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो 10th में हम सिर्फ उसको ब्रश अप करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा चीजें इस चैप्टर में जो ऐड ऑन की गई हैं उसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एआई प्रोजेक्ट साइकिल के हमने वैसे 5 स्टेजेस को 9th क्लास में पढ़ा था, इवैल्यूएशन तक। अभी इसमें एक नया आपको स्टेज नजर आएगा, दैट इज डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ते हैं कि इसके अंदर होता क्या क्या है। प्रॉब्लम स्कोपिंग में आपने पढ़ा था कि प्रॉब्लम स्कोपिंग के अंदर हम उस टॉपिक को समझते हैं जिस टॉपिक पे हमें प्रोजेक्ट को बनाना होता है। तो पहली स्टेज प्रॉब्लम स्कोपिंग के अंदर आप अपने टॉपिक को क्लियर करते हो। डेटा इक्विस्टेशन के अंदर आपको अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितना भी डेटा चाहिए, उस डेटा को आप डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करना शुरू कर देते हो। डेटा एक्सप्लोरेशन के अंदर आप उस डेटा को अरेंज करना शुरू कर देते हो, शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर देते हो कि जो इम्पोर्टेंट है उसे मैं एक फाइल में रखूं, जो दूसरा वाला इम्पोर्टेंट है उसे मैं सेकंड फाइल में रखूं, लिस्ट बना के रखूं, उसके मैं प्रॉपर टेबल में सेट कर दूं। तो वो सारा काम जो आपका सेटिंग करने का होता है डेटा को, वो आप डेटा एक्सप्लोरेशन के अंदर करते हो। मॉडलिंग के अंदर आप क्या करते हो कि जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंगली आप एल्गोरिदम सेट करते हो और अपने मॉडल की ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हो, मॉडल को सिखाना शुरू कर देते हो। जो डेटा आपने डेटा इक्विस्टेशन में कलेक्ट किया था और डेटा एक्सप्लोरेशन में सेट किया था, उसको आप मॉडलिंग प्रोसेस के अंदर एल्गोरिदम्स बनाकर अपने प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हो और अपने एआई को सिखाना शुरू करते हो। इवैल्यूएशन के अंदर जो आपने सिखाया है वो अपने मॉडल का टेस्ट करना शुरू करते हो कि आपके मॉडल ने कितना सीखा, वो आपके कितने क्वेश्चंस का सही आंसर देता है। और डिप्लॉयमेंट के अंदर आपका प्रोजेक्ट रेडी है, अब आप अपने कस्टमर को हैंड ओवर कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट को, या फिर आपको अपने मार्केट स्पेस के अंदर अब उस प्रोजेक्ट को रिलीज करना है तो आप रिलीज कर सकते हो। तो डिप्लॉयमेंट इज द लास्ट स्टेज, इज द फाइनल स्टेज ऑफ द एआई प्रोजेक्ट साइकिल। ठीक है, यही चीज यहाँ पे इन्होंने एक एक जो स्टेप में लिखी हुई है, जो कि शॉर्ट नोट्स हैं, जो मैंने आपको हैंडबुक बताया था उस हैंडबुक के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। इसके अंदर लिखा है, स्टार्टिंग विद द प्रॉब्लम स्कोपिंग यू सेट द गोल फॉर योर एआई प्रोजेक्ट साइकिल, एआई प्रोजेक्ट बाय स्टेटिंग द प्रॉब्लम which you wish to solve. Under the problem scoping, we look at the various parameters which affect the problem we wish to solve, so that the picture becomes clear to proceed. ठीक है, so अब यहाँ पे हम टॉपिक को क्लियर करते हैं, दैट इज द फर्स्ट स्टेज प्रॉब्लम स्कोप। उसके बाद लिखा है, यू नीड टू एक्वायर द डेटा विच विल बिकम द बेस ऑफ योर प्रोजेक्ट, as it will help you understand what the parameter that are related to the problem scoping are. तो सारा डेटा आप यहाँ पे कलेक्ट करते हो, दैट इज द सेकेंड स्टेज। ओके, you go for the data acquisition by collecting the data from the various reliable and the authentic resources. So जितने भी resources आपको चाहिए वो आप जिस source से उठाओगे वो सारे सही होने चाहिए। उस डेटा कलेक्शन के अंदर आपके पास बहुत सारे फ्लो चार्ट्स होंगे, मैप्स होंगे, आप ग्राफ लोगे, डेटाबेस लोगे, बहुत लार्ज क्वांटिटी में आप अलग अलग जगह से डेटा इकट्ठा करना शुरू कर देते हो। उसके बाद आफ्टर एक्सप्लोरिंग द पैटर्न्स यू डिसाइड अपॉन द टाइप ऑफ मॉडल you would build to achieve the goal. अब आपको कौन सा एल्गोरिदम चाहिए, उस कौन से एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली आप अपने मॉडल को सिखाएंगे, वो आप थर्ड स्टेज में डिसाइड करना शुरू कर देते हो, दैट इज डेटा एक्सप्लोरेशन। You can test the selected model and figure out which is the most effective one, and the most effective model is now the base of your AI project. You can deploy your algorithm. कहते हैं आपने evaluation कर लिया, उसके बाद आपने फोर्थ स्टेज के अंदर अपने मॉडल को सिखा दिया, सिखाने के बाद आपने उसको इवेल्युएट कर दिया, इवेल्युएट करने के बाद सिक्स स्टेज के अंदर आप उसको डिप्लॉय कर देते हैं, मतलब कि मार्केट के अंदर रिलीज कर देते हैं। उसके बाद लिखा है,
Once the model is complete, you need to test your model on some newly fetched data. जब भी आपने ट्रेनिंग करानी है उसके लिए डेटा अलग रखना है और टेस्टिंग के लिए डेटा अलग रखना है. Finally, after evaluation, the deployment stage is crucial for ensuring the successful integration and the operation of AI solution in the real world environment, enabling them to deliver value and impact to the user and the stakeholders. Stakeholders कौन होते हैं? जिनको प्रॉब्लम्स है, जिन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने ये प्रोजेक्ट बनाया. जिसको कुछ प्रॉब्लम आ रही थी वो आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आया और उसने कहा कि मुझे ये दिक्कत आ रही है अपने काम में, मुझे एक प्रोजेक्ट बना के दो. तो उस पर्सन को स्टेक होल्डर बोलते हैं या फिर उसको यूजर बोलते हैं. तो अब आपका फाइनल स्टेज क्या होता है? डिप्लॉयमेंट. जब आपका प्रोजेक्ट तैयार है आप उसको अपने स्टेक होल्डर को हैंड ओवर कर दो और थोड़ी थोड़ी रूटीन के बाद उसको टेस्ट भी करो और उसका बैकअप भी लो और यूजर से कि भाई कैसा परफॉर्म कर रहा है हमारा प्रोजेक्ट. तो वो भी आपको डिप्लॉयमेंट स्टेज के अंदर ही करना पड़ेगा, रिव्यू लेते रहना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है एआई डोमेन्स के बारे में हम बात करेंगे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बेसिकली होता ही है कि जिसमें हम अपनी मशीन को इंटेलिजेंट बनाते हैं. मशीन को इंटेलिजेंट बनाने के लिए हमने बहुत सारे एल्गोरिदम्स की मदद लेते हैं, पर मशीन हर काम को एक ही बार में तो नहीं कर सकती है ना. तो इट डिपेंड्स कि मेरी नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ही मैं उस पर्टिकुलर फील्ड में काम करना शुरू करूंगी. तो बेसिकली एआई मॉडल को तैयार करने के लिए हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं कि मुझे एआई मॉडल से बहुत सारा डेटा हैंडल करवाना है, मुझे एआई से बहुत सारी इमेज या वीडियोस को एनालाइज करवाना है, ये मुझे एआई से लैंग्वेज अंडरस्टैंड करवानी है. तो ये 3 डोमेन्स है मेन: स्टैटिस्टिकल डेटा, कंप्यूटर विजन एंड एनएलपी. ठीक है, एक एक करके इसको पढ़ेंगे. स्टैटिस्टिकल डेटा क्या होती है? एक ऐसी डोमेन होती है जिसके अंदर कंप्यूटर बहुत सारा न्यूमरस डेटा अंडरस्टैंड करता है. उस अंडरस्टैंड किए हुए डेटा से एक फाइनली कंक्लूजन निकालता है, एक इंफॉर्मेशन निकालता है और जिससे हम क्या कर सकते हैं? एक डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं. स्टैटिस्टिकल का मतलब होता है जब हमारे पास डेटा लार्ज क्वांटिटी में है. जैसे पॉपुलेशन काउंट होती है ना, जैसे जनगणना कहते हैं जिसको. तो उसके लिए क्या होता है? मैनुअली जाके घरों में लोग आते हैं और काउंट करते हैं कि एक घर में कितने लोग हैं और फिर फाइनली उसको पूरा का पूरा कंबाइन करके एक फाइनल आंसर निकलता है कि एक हमारे कंट्री की पॉपुलेशन इतनी है. ठीक है. उसी तरह से हम चाहते हैं कि ये पूरा काम कंप्यूटर से हो. तो कंप्यूटर क्या करेगा? बहुत सारे डेटा को एनालाइज करेगा, फिर उससे एक कंक्लूजन निकालेगा, वो मेरा काम आसान कर देगा. वो लार्ज डेटा जो मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ उसे कंप्यूटर हैंडल करता है. तो कहाँ कहाँ पे ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ जहाँ पे स्टैटिस्टिकल डेटा यूज होता है और हम वहाँ पे कहीं ना कहीं एआई यूज करना शुरू कर दिया है हमने. तो सबसे पहली एग्जांपल में उन्होंने लिखा है प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट. बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो एक ही प्रोडक्ट को की प्राइस को डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स के अंडर बताती है. या फिर गोल्ड का प्राइस का कंपैरिजन करना है, या फिर शेयर मार्केट में प्राइस का कंपैरिजन करना है, सिल्वर का प्राइस कंपैरिजन करना है. उस तरह से बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं. तो वो सारी वेबसाइट क्या करेंगी? अलग अलग तरह, अलग अलग जगह के डेटा को उठा के उसका कंपैरिजन करेंगी ना. इसका मतलब उसके पास डेटा बहुत सारा है. तो ऐसी वेबसाइट क्या यूज कर रही है? ऐसी वेबसाइट स्टैटिस्टिकल डेटा के अंदर आ रही है और एआई यूज कर रही है. तो ऐसी वेबसाइट कौन सी है? इन्होंने लिखा दीज वेबसाइट्स आर बीइंग ड्रिवन बाय लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डेटा एंड इफ यू एवर यूज दीज वेबसाइट you would know the convenience of comparing the price of a product from the multiple vendor in one place. बहुत सारे वेंडर्स अवेलेबल हैं, एक ही जगह पे हम कंपेयर कर रहे हैं कि वही प्रोडक्ट हमें कौन सा सस्ता दे रहा है. तो वो कंपेयर करने के लिए मुझे एक एक करके सब जगह पे नहीं जाना पड़ेगा. एक ही वेबसाइट मुझे एक प्रोडक्ट का कंपैरिजन करके देगी. तो ऐसी वेबसाइट्स के नेम यहाँ पे लिखा है, जैसे कि प्राइस ग्रैबर, प्राइस रनर, जंगली, शॉपजिला. ये सारी वेबसाइट्स हैं जो प्राइस कंपैरिजन का काम करती है. नेक्स्ट हमारी जो फील्ड है दैट इज कंप्यूटर विजन. कंप्यूटर विजन एक ऐसी एआई की डोमेन है जिसके अंदर कंप्यूटर विजुअल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और फिर वहां से एक फाइनल डिसीजन निकालने में हमारी मदद. जैसे कि अगर आपने कंप्यूटर को कोई इमेज दे दी, कोई फोटो दे दी, कोई ऐसा सेंसर्स कैमरास लगे हुए हैं, वहां कैमरा से वो सारी वीडियोस कैप्चर करता है खुद से और अंडरस्टैंड करता है चीजों को. और तो वहां पे कंप्यूटर विजन काम करता है. जैसे आपने देखा होगा हाईवेज पे बहुत सारे ऐसे कैमरास लग गए हैं, जब हम ओवर स्पीड होते हैं तो हमारा चालान कटना शुरू हो जाता है. फॉरेन कंट्री में तो बहुत कॉमन है, बट अभी मेट्रो सिटीज में भी ये चीज आने लग गई है इंडिया में. उसके अलावा आपने सेल्फ ड्राइविंग कार के बारे में सुना होगा, जिसमें कार खुद से ड्राइव करती है.
कहाँ सामने आने वाले ऑब्स्टेकल्स को खुद से एनालाइज करती है, कहाँ ब्रेक लगानी है, कहाँ ओवर स्पीड जाना है, कहाँ स्पीड मेंटेन करनी है, हर चीज को ऑन द स्पॉट देख के एनालाइज करती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वहां पे कंप्यूटर विजन अप्लाई की गई है। तो कंप्यूटर विजन में बेसिकली कंप्यूटर को सिखाया जाता है कि सामने दिख रही चीज को एनालाइज करो और वहां से खुद से डिसीजन लो कि अब करना क्या है। ठीक है, इसको हम कंप्यूटर विजन कहते हैं। सो कंप्यूटर विजन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द डोमेन ऑफ एआई इज टू टीच द मशीन टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पिक्सल्स। पिक्सल्स का मतलब होता है छोटे छोटे स्क्वायर्स जो इमेज को बनाते हैं। और पिक्सल्स हमें अवेलेबल कहाँ होते हैं? वीडियोज में या फिर इमेजेस में अवेलेबल होते हैं, और कहीं भी अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे कंप्यूटर विजन अप्लाई की जा रही है। एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग के लिए हम कंप्यूटर विजन को अप्लाई कर सकते हैं थ्रू ड्रोन्स। मतलब अगर हमने एक ड्रोन को यूज किया जिसमें कैमराज ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, अब उस ड्रोन को हम एक फील्ड्स के ऊपर लेकर जा रहे हैं जो कि क्रॉप्स की कंडीशन को देख रहा है, एनालाइज कर रहा है, और फिर वो बता रहा है कि पूरा रिकॉर्ड करने के बाद एनालाइज करके ये बता रहा है कि क्रॉप कितनी अच्छी कंडीशन में है, या फिर क्रॉप में कीड़ा लग गया है, उसे अभी पेस्टिसाइड्स की जरूरत है, या फिर उसे और केयर की जरूरत है। तो अगर आपको एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग चाहिए तो वहां पे भी कंप्यूटर विजन यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रोन्स। ठीक है, उसके बाद है सर्विलियंस सिस्टम। सर्विलियंस का मतलब होता है नजर रखना, किसी भी चीज पर नजर रखना, कौन सी एक्टिविटी हो रही है पब्लिक स्पेस में, प्राइवेट स्पेस में। पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है, बिल्डिंग्स हैं, जो छोटे छोटे ऐसे कैंपस होते हैं जहाँ पे नजर रखनी होती है, वहां पे कैमरास विद सेंसर लगा दिए जाते हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो उस एक्टिविटी पे नजर रखा जाता है और ओनर को उसके बारे में बताया जाता है कि भाई यहाँ पे कुछ एक ऐसा अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि जिससे ओनर को पता चल जाता है कि कुछ ऐसा हुआ है जो एक्टिविटी नॉर्मल नहीं है। तो सर्वेलियंस सिस्टम में भी कंप्यूटर विजन हेल्प करता है। थर्ड डोमेन हमारी है दैट इज एनएलपी। एनएलपी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम कंप्यूटर को ये समझाते हैं कि भाषा कैसे समझनी है, हाउ टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट लैंग्वेजेस बाय द डिफरेंट काइंड ऑफ द पीपल। ठीक है, वो अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से हैं लोग, अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज है, फिर भी कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को समझ जाता है। वो कैसे समझ जाता है क्योंकि हम उसको ट्रेन करते हैं लैंग्वेज समझने के लिए। तो जब आपका कंप्यूटर बेसिकली मेंट फॉर टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ओनली, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे एनएलपी लगी हुई है। ठीक है, एनएलपी के अंदर कंप्यूटर या फिर आप एआई मॉडल भी कह सकते हैं, वो सिर्फ लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, जिसके अंदर लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देना, लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करके एक्शन परफॉर्म करना, ये सारे काम एनएलपी के अंडर होते हैं। अब इसमें एनएलपी यूज कहाँ कहाँ पे होती है? सबसे पहले इन्होंने बताया ईमेल फिल्टरिंग के अंदर एनएलपी यूज होती है, जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारी मेल्स आती हैं, पर कौन सी मेल इनबॉक्स में जाएगी, कौन सी मेल स्पैम में जाएगी, कौन सी मेल एडवर्टीजमेंट में जाएगी, कौन सी प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी है, उसको वो अपने आप फिल्टर कर देता है बिकॉज ऑफ एनएलपी। उसके अंदर जब भी मेल का सब्जेक्ट लिखा हुआ होता है, सब्जेक्ट के अंदर कुछ ऐसे कीवर्ड्स हम लिखते हैं, उस कीवर्ड से ईमेल फिल्टर का जो एल्गोरिदम होता है वो अंडरस्टैंड करता है और सारी मेल्स को अलग अलग करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट इज मशीन ट्रांसलेशन। मशीन ट्रांसलेशन में हम देखते हैं कि हम जब भी किसी भी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं तो मशीन अंडरस्टैंड करती है। गूगल ट्रांसलेटर एक बहुत अच्छी एग्जांपल है इसकी, जिसमें हम गूगल पे एक लिखते हैं हिंदी में सेंटेंस, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता है। इंग्लिश में लिखते हैं, उसको अदर लैंग्वेज में अगर मुझे ट्रांसलेट कराना वो कर देगा। किसी भी वर्ड का मीनिंग समझना है वो समझा देगा, किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट करना है वो कर देगा। तो यहाँ पे भी एनएलपी यूज हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ तक तो हमारी डोमेन्स खत्म हो गई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है, दैट इज एथिकल फ्रेमवर्क फॉर एआई। एथिकल फ्रेमवर्क फॉर एआई का मतलब होता है जब भी आप एक एआई को बनाते हो तो उस एआई के लिए आप एक स्टेप बाय स्टेप एक एल्गोरिदम सेट करते हो, एक पूरा फ्रेमवर्क डिजाइन करते हो। पर उस फ्रेमवर्क को डिजाइन करने के लिए भी आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए, ताकि जब आप अपने एआई को सिखाओ, कोई भी चीज किसी भी टॉपिक पे आप सिखाओ, तो साथ में एथिक्स का भी ध्यान रखें जो कि ह्यूमन के लिए जरूरी है। आप मानवता के लिए जो एथिक्स होते हैं उसको भी आपको एआई को सिखाना पड़ेगा। तो वो फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि जब आप एआई को सिखा रहे हो तो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, और एथिकल का मतलब होता है कि वो स्टेप बाय स्टेप कुछ मोरल वैल्यूज को भी ध्यान में रखते हुए बनाने चाहिए। फ्रेमवर्क्स आर अ सेट ऑफ स्टेप्स दैट हेल्प अस इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स।
It provide a step-by-step guide for solving the problems in an organized manner. आपने सारे स्टेप्स को सीक्वेंस वाइज सेट करना है ताकि उसको पढ़ के एआई स्मार्ट बन जाए। और उस तरह की एआई को स्मार्ट बनाने के लिए आपको बहुत अच्छे स्टेप बनाने पड़ेंगे, जिसको हम स्ट्रक्चर्ड अप्रोच भी कहते हैं, जो आपके किसी भी काम को आसान बनाने के लिए या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, सो लिखा है एडिशनली दे सर्व एज अ कॉमन लैंग्वेज फॉर द कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, facilitating the sharing of the best practices and promoting the consistency in the problem solving methodologies. इट मीन्स आपने एक बार तो बना दिया एआई को, ऐसा नहीं है कि एआई आपकी एक ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, दूसरी सॉल्व ही नहीं कर पा रहा है। तो आपको फ्रेमवर्क ऐसा बनाना है कि आप एआई से कोई भी काम करवाओ, कितनी बार करवाओ, वो उस काम को बिल्कुल सही करे, एक्यूरेट करे, बिल्कुल अच्छे से करे। तो आपका फ्रेमवर्क मतलब आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, किसी भी काम को सॉल्व करने के लिए आप जो एआई बना रहे हैं वो एकदम ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस वाइज सेट होना चाहिए, ताकि एआई उसको पढ़ने के बाद स्मार्ट बन जाए और हर प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करे। उसके लिए आपको कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं लिखनी है, सिंपल लैंग्वेज में एआई को समझाना है। नेक्स्ट इज एथिकल फ्रेमवर्क। वो कह रहे हैं वी नो दैट द एथिक्स आर अ सेट ऑफ वैल्यूज और द मॉरल्स which help us separate right from the wrong. Framework are step-by-step guidance on solving problems. Hence, ethical framework are the framework which help us ensure that the choices we make do not cause the unintended harm. It means जब भी आप कोई AI बना रहे हो तो आप AI को कोई ऐसी चीज मत सिखा दो कि वो AI ह्यूमंस को नुकसान पहुंचाए। वो AI कुछ ऐसे काम करते जो कि उसे नहीं करने चाहिए, जो मैनकाइंड के लिए हार्मफुल ना हो, उनकी भलाई के लिए हो। तो आपको एआई को एथिक्स सिखाने हैं। एथिक्स सिखाओगे जब आप फ्रेमवर्क डिजाइन करोगे, उसी में ही ऐड ऑन करोगे, ताकि एआई उसे पढ़ के एक स्मार्ट और ह्यूमन के वेलबींग के लिए डिजाइन किया जाए, ना कि डिस्ट्रक्शन के लिए डिजाइन किया जाए। ठीक है, उसके बाद लिखा है व्हाई डू वी नीड एथिकल फ्रेमवर्क फॉर एआई। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे ये ऊपर वाला भी क्वेश्चन बन रहा है कि कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है फ्रेमवर्क और एथिकल फ्रेमवर्क में डिफरेंस बताओ। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कभी ये, तो आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। फ्रेमवर्क इज अ सिंपल डिजाइन इन विच वी कैन नॉट फोकस ऑन द एथिक्स, मतलब आपने एथिक्स पे फोकस नहीं किया, वी जस्ट फोकस ऑन द फ्रेमवर्क दैट वी मेंट टू डिजाइन फॉर अ मशीन। बट एथिकल फ्रेमवर्क में वी हैव to design the framework according to the morals and the values which are good for the mankind. तो आपको ये चीजें लिखनी पड़ेगी। उसके बाद ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि एथिकल फ्रेमवर्क की जरूरत है क्या, क्यों बना रहे हैं हम एआई को एथिकल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली। तो इसमें लिखा है एज वी हैव सीन हाउ बायस कुड रिजल्ट इन अनवांटेड आउटकम्स इन एआई सॉल्यूशन, थिंक ऑफ द हायरिंग एल्गोरिथम which was biased against the women applicants. वो कह रहे हैं कभी कभी बायसनेस क्रिएट हो जाती है। एक जॉब है, उस जॉब के लिए हम लोगों ने एआई हायर किया और एआई को ऐसा डिजाइन किया कि भाई तुम वुमेन्स के साथ ना अनबायस्ड रहना। वुमेन जब आएंगी इंटरव्यू देने के लिए तो उन्हें प्रायोरिटी मत देना, इवन दो दे आर वेल क्वालिफाइड देन द मेन। तो फिर भी बायसनेस क्रिएट करना। अगर मैंने एक ऐसा एआई बना दिया तो ऑब्वियसली बायसनेस क्रिएट हो जाएगी और वुमेन को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी एज कम्पेयर टू मेन। तो ऐसा एआई नहीं क्रिएट करना। अगर हम ऐसा कुछ अपने ही, कई लोग अपने खुद के थॉट्स अगर एआई में डाल देंगे तो उससे तो बायसनेस क्रिएट हो ही जाएगी। और अगर हम एथिक्स का ध्यान रखेंगे तो ऑब्वियसली जो ह्यूमन करते हैं बायसनेस दूसरे जेंडर के साथ, एआई नहीं करेगा। तो हमें एथिक्स को मेंटेन रखना चाहिए और बायसनेस को होने से बचाने के लिए फ्रेमवर्क को एथिकली डिजाइन करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है जो कि हैंडबुक में भी दे रखी थी। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो हैंडबुक से कर सकते हैं। आपको मैंने हैंडबुक लास्ट वाले मैंने बताया था हैंडबुक कैसे निकालनी है। अगर अभी भी नहीं पता है तो मैं एक बार बता देती हूँ फिर से। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ गूगल पे जाना है, सिर्फ गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपको हैंडबुक क्लास 10th एआई लिखना है और यहाँ पे पहला जो लिंक आएगा इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके पास ये हैंडबुक आ जाएगी। ठीक है, इसको यहाँ से आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं और यहीं से ही आपकी यही चैप्टर जो मैं पढ़ा रही हूँ ये डिटेल में है, मैंने थोड़ा सा छोटा करके आपके सामने डिस्प्ले किया है। ओके,
सो कंटिन्यू करते हैं हम आगे से। तो यहाँ हमारी एक एक्टिविटी है जिसके अंदर आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हो कि आप कितने डिसीजन बेटर ले रहे हो। आपके पास एक सिचुएशन है कि जैसे लिखा है, वुड यू लाइक टू हेल्प अस बेटर अंडरस्टैंड योर जजमेंट। तो वो आपसे पूछेगा कि भाई आप चाहते हो कि हम आपको जज करके आपको बताएं, तो आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा, आप उन क्वेश्चंस के कितने अच्छे आंसर देते हो, बायसनेस रखते हो या नहीं। फिर लास्ट में वो आपको रेटिंग देगा। ठीक है, तो आप खुद को अगर टेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ जा सकते हो। नेक्स्ट हम चलेंगे यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द लीस्ट 3 फैक्टर विच आर नोइंगली और अननोइंगली इन्फ्लुएंस आवर डिसीजन। कोई ऐसे 3 फैक्टर बताइए, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कोई ऐसे 3 फैक्टर्स बताइए जो आपको जाने अनजाने डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस करते हैं। वो कौन कौन से हैं? आपका रिलीजन, आप कहीं ना कहीं रिलीजन पे के कारण भी डिसीजन लेते हो। उसके बाद इंट्यूशंस एंड द वैल्यूज, आपकी खुद की इंट्यूशन या वैल्यूज क्या कहती हैं। आप कोई भी सिचुएशन में होते हो तो आप उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, आपका मन क्या कहता है, आप उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन लेते हो, है ना। तो हम इसको यहाँ पे देखते हैं। सो 3 फैक्टर्स क्या हो गए? तो 3 फैक्टर्स हमारे पास हो गए। सबसे पहले हमारे पास हो गए हमारे ये तीनों फैक्टर्स यहाँ पे ही हैं। सो यहाँ पे वैल्यूज आना चाहिए था, वैल्यूज नीचे चला गया है। तो देखिए, अगर हमारी खुद की वैल्यूज क्या है, मतलब हम अपना इतनी लंबी जिंदगी में खुद की किसी भी चीज को लेके अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंगली ही डिसीजन लेते हैं। जैसे कि हमें ये लगता है कि जो काले लोग होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं और जो गोरे लोग होते हैं वो अच्छे होते हैं, है ना। तो वो उसकी बेसिस पे भी हम डिसीजन लेते हैं। रिलीजन, कि हमारा रिलीजन सबसे अच्छा है, जो हमारे रिलीजन जैसा होगा वही सही होगा, जो दूसरे रिलीजन से बिलोंग करता है वो सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है, मेरा इंट्यूशन क्या कह रहा है, इस टाइम मेरा मन ये कह रहा है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। तो कभी कभी हम अपनी इंट्यूशन की भी सुनते हैं। तो इन तीनों बेसिस पे हम डिसीजन को लेते हैं और कहीं ना कहीं ये तीनों चीजें हमारे डिसीजन पे इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ एथिकल फ्रेमवर्क। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। टाइप्स ऑफ एथिकल फ्रेमवर्क, ये क्या कहता है? एथिकल फ्रेमवर्क जो आप बना रहे हो ये बेसिकली 2 पार्ट्स के बेसिस पे होता है। एक सेक्टर बेस्ड एथिकल फ्रेमवर्क और एक होता है वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क। ठीक है, सेक्टर बेस्ड फ्रेमवर्क के अंदर हम सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज बायोएथिक्स। और वैल्यू बेस्ड के बेसिस पे जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, दैट इज राइट्स, यूटिलिटी एंड वर्च्यू। ये तीनों हम पढ़ेंगे। सो इनको जो टाइप्स ऑफ एथिकल फ्रेमवर्क है इन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेक्टर बेस्ड फ्रेमवर्क, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है आपको, जहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क को लिखना होता है। या फिर आपको क्वेश्चन आएगा कि सेक्टर बेस और वैल्यू बेस में डिफरेंस बताइए, या फिर आपको आएगा कि सेक्टर बेस को एक्सप्लेन कीजिए, या फिर आएगा वैल्यू बेस को एक्सप्लेन कीजिए। तो ये किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें सेक्टर बेस्ड फ्रेमवर्क क्या कहता है? ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है दैट टेलर टू स्पेसिफाई सेक्टर्स और इंडस्ट्री। मतलब आपके ये फ्रेमवर्क कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज के साथ ही रिलेट करते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ AI, वन कॉमन सेक्टर बेस्ड फ्रेमवर्क इज बायोएथिक। इनमें एक एग्जांपल इन्होंने दी है कि अगर हम एक कॉमन फैक्टर या कॉमन सेक्टर की बात करें तो वो होगा बायोएथिक्स। बायोएथिक्स में विच फोकस ऑन द एथिकल कंसिडरेशन इन हेल्थ केयर, जो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर के साथ ही रिलेट करेगा, जहां पे वो पेशेंट की प्राइवेसी का ध्यान रखेगा, सिक्योरिटी का ध्यान रखेगा और सारे के सारे एथिक्स जो कि मेडिकल फील्ड के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं डिसीजन मेकिंग करने के लिए। सेक्टर बेस्ड एथिकल फ्रेमवर्क में ऑल्सो अप्लाई टू डोमेन सच एज फाइनेंस, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस एंड द लॉ इन्फोर्समेंट। तो इसका मतलब कि सेक्टर बेस्ड फ्रेमवर्क जो होते हैं वो डेडिकेटली एक ही सेक्टर के साथ या एक ही इंडस्ट्री के साथ काम करेंगे। और इसमें सबसे पहली एग्जांपल इन्होंने बायोएथिक्स दी है जो हेल्थ केयर के साथ रिलेट करती है, और इसके अलावा नीचे इसकी एग्जांपल दी है। सेपरेटली बायोएथिक्स का 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क क्या करता है? वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क फोकस ऑन द फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स एंड द वैल्यूज गाइडेड डिसीजन मेकिंग। जो ह्यूमंस के बेसिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनके ऊपर वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क काम करता है। इट रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट मॉरल फिलॉसफीज दैट इन्फॉर्म एथिकल रीजनिंग। Value based framework are concerned with assessing the moral worth of action and the guiding ethical behavior.
तो इसका मतलब कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए पब्लिकली, सोशली, या फिर अपनी फैमिली में, या फिर हमें कौन सी मॉरल वैल्यूज जो है वो उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सारी मॉरल वैल्यूज जब आप डिजाइन करके एक मशीन के अंदर डालोगे, तो उस प्रोसेस के अंदर जो फ्रेमवर्क आप यूज करोगे, उस फ्रेमवर्क का नाम होगा वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क की मेन 3 कैटेगरी होती है। सबसे पहला होता है राइट बेस्ड। तो ये इसका मतलब वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क सबसे पहले ध्यान देता है राइट्स बेस्ड के ऊपर। Prioritize the protection of human rights and dignity, valuing the human life over other consideration. It emphasizes the importance of respecting individual autonomy, dignity, and freedom. In the context of AI, this could involve ensuring that AI system do not violate the human rights or discriminate against the certain groups. इसका मतलब आप सबसे पहले जो AI को सिखाएंगे, फ्रेमवर्क जो डिजाइन करेंगे वैल्यू बेस के अंदर, उसमें सबसे पहले एआई को ह्यूमन राइट्स के बारे में और ह्यूमन की डिग्निटी के बारे में बताया जाएगा। एआई कभी भी किसी भी ह्यूमन के राइट्स को वॉयलेट ना करे, कभी भी डिस्क्रिमिनेट ना करे, ह्यूमंस की लाइफ का ध्यान रखे, ह्यूमन की लाइफ को किसी और चीज से ज्यादा प्रायोरिटी ना दे। Next is utility based. Evaluates action based on the principle of maximizing the utility or the overall good, aiming to achieve the outcome that offers the greatest benefit and the minimize harm. इसका मतलब कि जब हम AI को सिखाएंगे, तो हम AI को ये सिखाएंगे कि आपको जब भी कोई काम करना है तो उसमें हमें कम से कम नुकसान का ध्यान रखना है। बेनिफिट तो हमें चाहिए ही चाहिए सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, बट किसी भी इंसान का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी को उसकी वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके बाद लिखा इट सीक्स टू मैक्सिमाइज ओवरऑल यूटिलिटी टू बेनिफिट फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल in AI. This might involve weighing the potential benefits of AI application against the risk that pose to society, such as the job displacement or the privacy concern. इसमें इसका मतलब ये है कि हम AI को ऐसा सिखाएंगे कि AI कभी भी किसी भी तरह का सोसाइटी में होने वाले जो हार्म्स होते हैं उसको ज़्यादा इंक्रीज ना करे, जॉब्स की डिस्प्लेसमेंट ना करे, लोगों की प्राइवेसी का ध्यान रखे और लोगों को हार्म ना पहुंचाए। ये सारे यूटिलिटी बेस के अंदर आएंगे। जो तीसरा मेन फैक्टर है वैल्यू बेस्ड फ्रेमवर्क का, और तीसरा हमारे पास है वर्च्यू बेस। दिस फ्रेमवर्क फोकस ऑन द कैरेक्टर एंड द इंटेंशंस ऑफ द इंडिविजुअल इन्वॉल्व्ड इन द डिसीजन मेकिंग। इट आस्क वेदर द एक्शन ऑफ द इंडिविजुअल और द ऑर्गेनाइजेशन अलाइन विद द वर्चुअस प्रिंसिपल्स सच एज ऑनेस्टी, कंपैशन एंड इंटीग्रिटी। जो भी फैसला लेगा एआई वो ऑनेस्टी से लेगा, और वो इंटीग्रिटी का मतलब होता है कि एआई जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल के लिए कोई डिसीजन मेकिंग करेगा तो उसकी डिग्निटी का बिल्कुल ध्यान रखेगा, हार्श लैंग्वेज यूज नहीं करेगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एआई, वर्चुअल एथिक्स कुड इन्वॉल्व कंसिडरिंग वेदर द डेवलपर, यूजर एंड रेगुलेटर अपलोड द एथिकल वैल्यूज थ्रू आउट द एआई प्रोजेक्ट साइकिल. These classifications provide the structured approach for addressing the ethical concern in the AI development and deployment, ensuring the consideration relevant to specific sectors and the fundamental ethical values are adequately addressed. It means जब भी हम AI को बनाएंगे उसके अंदर जो भी AI को बनाने के लिए जब जितने भी स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, उन सब स्टेप्स के अंदर जो भी पर्सन डिजाइन कर रहा है वो एथिक्स का खास ध्यान रखे, ताकि हम AI को एक इस तरह से डिजाइन कर सके जिससे ह्यूमन का वेलफेयर हो, डिस्ट्रक्शन ना हो। ठीक है, इसके बाद लिखा लेट्स एक्सप्लोर अ पॉपुलर फ्रेमवर्क विच इज यूज्ड इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। अब देखो जैसे मैंने कहा था बायो एथिक्स जो है वो 1 मार्क के अंदर सेपरेटली आ जाता है और ये हेल्थ केयर के साथ ही रिलेट करता है। तो बायो एथिक्स में कहते हैं कि एक ऐसा एथिकल फ्रेमवर्क है जो हेल्थ केयर के साथ और लाइफ साइंसेस की फील्ड के साथ ही काम करेगा। कि कैसे एथिकल इश्यूज को डील करता है जो कि सारे हेल्थ, मेडिसिन, बायोलॉजिकल साइंसेस के साथ काम करते हैं, और ऐसी एआई एप्लीकेशन जो कि हेल्थ केयर के साथ जुड़ी हुई होती हैं, जो हेल्थ केयर के लिए काम करती है, उनके अंदर सबके अंदर ये एथिक्स को डाला जाता है ताकि जो भी पेशेंट के बारे में हम उस एआई एप्लीकेशन से काम लेंगे वो एथिक्स का ध्यान रखें। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोएथिक्स क्या होते हैं? जब भी हम बायोएथिक्स की बात करते हैं और ऐसा एथिकल फ्रेमवर्क डिजाइन करते हैं जो हेल्थ केयर को डेडिकेटेडली काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, उसके बेसिक प्रिंसिपल क्या होंगे? तो उसके बेसिक प्रिंसिपल है रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, डू नॉट हार्म, इंश्योर मैक्सिमम बेनिफिट फॉर ऑल एंड गिव जस्टिस। तो
ये भी यहाँ पे इन्होंने यहाँ साइड में इन्होंने लिखे हुए हैं, देखिए। ये रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी का मतलब पेशेंट जिसके बारे में भी हम डील करेंगे उसका हमें रिस्पेक्ट करना है। कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी तो उसकी प्रॉब्लम के लिए हमें खड़े रहना है। और उसके बाद लिखा है डू नॉट हार्म, किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाना हमें, किसी को भी, पेशेंट को भी हम नहीं पहुंचाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले हमारे जो भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं किसी भी पेशेंट का, तो उससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। इसमें तीन टर्म्स होती हैं, एक है नॉन मेलिफिसेंस, एक मेलिफिसेंस है और एक बेनिफिसेंस है। ये तीनों ही टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे नॉन मेलिफिसेंस की। ये एक एथिकल प्रिंसिपल है of avoiding causing the harm or the negative consequences. It emphasizes the obligation to minimize harm as much as possible and prioritize action that prevent the harm of the individual communities on the or the environment. मतलब जब आप बहुत सारी ऐसी कोशिश करते हो जिसकी वजह से आप जिसके साथ भी जुड़े हुए हो उसको कम से कम नुकसान पहुंचे, तो इसका मतलब कि आप एक प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे हो जिसका नाम है नॉन मेलिफिसेंस, किसी को नुकसान ना पहुंचाना। मेलिफिसेंस refers to the concept of intentionally causing harm or wrongdoing। का मतलब मेलिफिसेंस क्या होता है? जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाने को मेलिफिसेंस कहते हैं। बेनिफिसेंस क्या होता है? ये एक ऐसा एथिकल प्रिंसिपल है ऑफ प्रमोटिंग एंड मैक्सिमाइजिंग द वेल बीइंग एंड वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। It emphasizes taking action that produce the positive outcomes and contribute to overall good, ensuring that the greatest benefit is achieved for all the stakeholders involved। इसका मतलब ये है कि बेनिफिसेंस के अंदर हम एक ऐसा प्रिंसिपल जो है उसे प्रमोट करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, लोग सोसाइटी को अवेयर करेंगे कि ऐसे काम किए जाएं जिससे सबको फायदा हो। हम अवेयरनेस फैलाएंगे बेनिफिसेंस के अंदर। आप लोगों के वेलफेयर के लिए अवेयरनेस फैलाओगे, ऐसे कैंपेन्स चलाओगे जिससे सब लोगों को पता चले कि भाई वेलफेयर के काम हो रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास एक केस स्टडी जिसके अंदर एक पेशेंट के बारे में डिस्कशन की गई है। तो ये हमारा हैंडबुक में से ही लिया गया था। आप इस केस स्टडी को खुद से पढ़ सकते हो, ये आपकी हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में। उसके बाद यहाँ पे हमारे 4 प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया गया है। रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी, जिसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया कि एआई मॉडल को हम इस तरह से डिजाइन करेंगे जिससे पेशेंट को कभी भी नुकसान ना पहुंचे और पेशेंट को हम हर तरह से रिस्पेक्ट देंगे और उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखेंगे। डू नॉट हार्म के अंदर हम चाहे कोई भी हो, एआई एल्गोरिदम को ऐसा डिजाइन करेंगे कि हमारे एआई की वजह से किसी को भी नुकसान ना पहुंचे। हम मैक्सिमम बेनिफिट का मतलब है कि हम एआई को ऐसा डिजाइन करेंगे कि एआई जब लोगों को नुकसान कम से कम पहुंचाएगा तो वो ज्यादा से ज्यादा फायदे जनरेट करने की कोशिश करेगा। और जस्टिस में हम ये देखेंगे कि अगर all benefits and the burdens of the particular choice must be distributed in a justified manner across the people irrespective of their background। इसका मतलब कि हमें कभी भी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना कि ये अमीर इंसान है तो इसका इलाज पहले किया जाए और ये गरीब इंसान है इसका इलाज बाद में किया जाए। तो हमें उसको ना ध्यान रखते हुए जस्टिस करना है, जिसको ज़रूरत है उसको सबसे पहले जो सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अवेल करवाई जाएं और सारी जितने भी सर्विसेज हैं उसे अवेल करवाया जाए। तो ये था हमारा चैप्टर जिसका फर्स्ट यूनिट पार्ट बी का हमारा फर्स्ट यूनिट है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा प्रोजेक्ट साइकिल को रिविजिट किया था। फिर उसके बाद हमने एआई डोमेन को पढ़ा था जो 3 डोमेन्स हैं। फिर उसके बाद हमने एथिकल फ्रेमवर्क के बारे में बात करी सबसे नीचे जाके, और फिर एथिकल फ्रेमवर्क और फ्रेमवर्क के बारे में फिर हमने उसकी टाइप्स को पढ़ा, और फिर टाइप्स पढ़ने के बाद हमने उनके आगे बायोएथिक्स को भी देखा और उसके प्रिंसिपल्स को भी देखा। तो ये हमारा चैप्टर यहीं से कंप्लीट होता है। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर हम करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर्स बेटा आपको करने चाहिए जो इसकी हैंडबुक है। हैंडबुक से ही हमेशा क्वेश्चन आंसर आते हैं। जैसे कि ये हमारी हैंडबुक है जिस मैंने आपको खोलना बताया भी था बीच में, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपको पता होगा। और उसमें अगर ये चैप्टर को आप स्क्रॉल करेंगे तो इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में ये चैप्टर ऑलमोस्ट हैंडबुक के जैसा ही है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल मिलेगी इसमें। और अगर आपको इस चैप्टर को यहाँ से करना आप आराम से इधर से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स आपको इजीली मिल जाएंगे यहाँ से, ये पूरा आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे आपको पेज नंबर 19, ये पेज नंबर 19 में टेस्ट योर सेल्फ के अंदर ये देखो एमसीक्यू दे रखे हैं, है ना। ये एमसीक्यू
आपके पास है, और इसके बाद इसके नीचे असर्शन एंड रीजन है, देन हमारे पास रिफ्लेक्शन टाइम है, और नेक्स्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप चाहते हो कि मैं इन क्वेश्चंस को भी आपके साथ डिस्कस करूं और इनके आंसर्स आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी जिसके अंदर हम इसके आंसर्स को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये सारे सीबीएसई मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस ही आपको देगी, और उसके लिए पहले आपको चैप्टर रीड करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इन क्वेश्चंस को समझ पाओगे। तो पहले आप चैप्टर रीड कर लो, फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस को पढ़ लेना। ठीक है, एमसीक्यू के क्वेश्चन तो आपको इस बुक के लास्ट में मिल जाएंगे, बट सब्जेक्टिव के नहीं मिलेंगे। अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, वीडियो बना देंगे। प्लस अगर किसी को पर्सनल ट्यूशन भी चाहिए तो पर्सनल ट्यूशन के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल में यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, तो आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हो। ठीक है, तो पर्सनल ट्यूशन भी मैं प्रोवाइड करती हूँ ऑनलाइन, और इसके अलावा अगर आपको यहीं पे ही हेल्प चाहिए तो मैं वो भी कर दूँगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।